काला जादू भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्य, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों और उपनिषदों के अलावा 64 विद्याएं भी, और उन्हीं विद्याओं में एक विद्या है काली विद्या। इसे प्रचलित भाषा में काला जादू कहा जाता है। काला जादू का भारत के बाद अफ्रीका में अधिक विस्तार है। अफ्रीका में काला जादू विभिन्न रूपों में पाया जाता है, लेकिन भारत में उसका सिर्फ एक ही रूप है जिसे पूर्ण मौलिक कहा जा सकता है। प्रस्तुत चमत्कार पूर्ण और अविश्वसनीय जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह काला जादू के अपने मौलिक रूप से संबंधित है। काला जादू के काले कारनामे विषय में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ पढ़ भी रखा था, लेकिन कभी मुझे उसका अविश्वसनीय चमत्कार भी जीवन में देखने को मिलेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। सन 1994 उन दिनों मेरे मित्र थे मी सैमसन। मी सैमसन थे तो अंग्रेज, लेकिन नाम मात्र थे। भारतीयता उनके नस नस में समाई हुई थी। तंत्र मंत्र में उनका गहरी रुचि थी। उन्होंने उसका खूब गहन अध्ययन भी किया था। इसलिए कभी कदा मौका मिलने पर मुझसे तंत्र मंत्र और जादू टोना के विषय पर गंभीर चर्चा भी किया करते थे। वह एक बार विभागीय कार्य से पूर्वी सीमांत प्रदेश की यात्रा करनी पड़ी। मी सिम्पसन भी मेरे साथ थे। मैं जैसे गांव में ठहरा हुआ था, उसकी आबादी 1500-1600 के लगभग थी, जिनमें अधिकतर खासी जाति के हरिजन थे, जिनका मुख्य धंधा था शराब बनाना और घूम कर उसको बेचना। गांव का नाम था सिमंडापुंडी, जिसका चारों ओर आसाम का घनघोर जंगल था, और उस जंगल के भीतर से निकलकर एक पतली सी नदी बहती हुई बर्मा की सीमा के करीब किसी घाटी में जाकर विलीन हो गई थी। उस जंगली नदी का नाम था ऋषिकुल्या, जिसके किनारे बसा था समसंडापुंडी। गांव के बाहर नदी के तट पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। मंदिर के भीतर किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक छोटा सा पाखा था, जिसे पर सिंदूर की गहरी परतों जमी हुई। बाद में पता चला कि वह मंदिर काली का स्थान है और वह बहुत जागृत भी है। हर तरह मनोकामना उस स्थान पर पूरी होती है। जब सैमसन साहब को ये सारी बातें पता चली, तो वह अपने अधिक से अधिक समय काली के उसी स्थान पर बिताने लगे। उन्हें उस स्थान पर कभी कदा विचित्र अनुभूति होती थी, जिसे वह स्पष्ट रूप से बताला नहीं पाते थे। खासियों का एक मुखिया था, जिसका नाम था साबजू। साबजू की उम्र 60 के ऊपर थी, लेकिन उसका काला जिस्म काफी गठीला और मजबूत था। मुखिया के अलावा वह काली थी के थान के पुजारी भी था, इसलिए उस समाज में उसका दोहरा प्रभाव था। साबजू के 3 संतानें थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़का सबसे बड़ा था और उसका नाम था टेंजू। टेंजू 20-22 साल का युवक था। बाप की तरह
उसका रंग भी काला था, लेकिन उसके शरीर का गठन और नाक नस्क विशेष रूप से आकर्षक था। जब कभी वह चांदनी रात में ऋषि क्रिया के किनारे एकांत में बैठकर आसानी विरह गीत सुरीली स्वर में गाता, उस समय गांव की नवयुवतियां अपने अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलने लग जाती। इतनी ही नहीं, उनके सीने की धड़कन भी बढ़ जाती। गांव में टेंजू को चाहते वाले कुंवारी कन्याओं और युवतियों की कमी नहीं थी, मगर टेंजू प्यार करता था साबली से। वह हमेशा उसी के मोहक कल्पना में डूबा रहता था। कभी कभी उसी के याद में वह ऋषिकुल्या के किनारे रात की खामोशी में गीत गाया करता था। ये सब जानते समझते हुए कि वे बालाएं, वे युवतियां बेबस थी। जब वे अपने सामने उस सजनी जवान को देखते तो बस देखते ही रह जाते। समंदरकुंडी से लगभग 50-60 मील पूरब की और एक गांव था लाल पहाड़ी। सांगली उसी गांव के सरदार हरखू के एक लड़की थी। समंदरकुंडी में सांगली के मामा की शादी हुई थी। एक बार साबली अपने पिता के साथ मामा की ससुराल आई हुई थी। उस समय उसकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा नहीं थी। उसके रूप सौंदर्य का क्या कहना। एक हरी देह, गोरा रंग, कजरारी आंखें, पतली नाक, गुलाबी होठे और काले घुंघराले बाल। साबली की आते ही उसका रूप सौंदर्य की गमक पूरी गांव में फैली गई। हरखू अगर अपने गांव और अपनी जाति बिरादरी का सरदार था, तो साबजी भी उसके कम ना था। इसलिए दोनों के दोस्ती होते देर न लगी। जातीय प्रथा के अनुसार दोनों ने हंडिया बदल कर ली, अर्थात हंडिया यानी शराब। खासी जाति में हंडिया का बदल कर पीने का मतलब है कि पक्की दोस्ती। उसे स्थायी रखने के लिए यथासंभव दोनों परिवारों में वैवाहिक संबंध। जिस समय दोनों सरदार हंडिया बदल कर पी रहे थे, उस समय नदी के किनारे तेंजू और शामली प्रेम के अगाध सागर में डूबे हुए थे। साबली की जैतून के शाख के तरह कोमल उंगलियां तेंजू के बालों से खेल रही और तेंजू के हाथ फिसल रहे थे साबली की पीठ और कमर पर। तेंजू और साबली दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। तेंजू साबली के रूप चाल में उलझा हुआ था, जबकि साबली उसके बलिष्ठ शरीर और उसके पौरुष के प्रति बुरी तरह आकर्षित थी। एक को रूप की प्यास थी और दूसरे को प्रबल पौरुष की। जब तेंजू और साबली की प्रेम प्रसंग का पता दोनों सरदारों को चला, तो तुरंत दोनों की शादी पक्की कर दी और उस सिलसिले में उस रात खूब खुशियां मनाएंगे। नाच गाने हुए और गोश्त व शराब की दावत दी गई पूरी गांव वालों को। जाति प्रथा के अनुसार साबजू ने अपनी भाभी समधी को कुछ रुपए और 25 हांडिया दी। उसी के साथ अगले साल शादी का दिन भी निश्चय हो गया। अपनी प्रेमी और होने वाले पति के याद दिल में संजोए साबली चली गई वापस अपने घर। उसके जाते ही तेंजू की मानसिक स्थिति पागलों जैसे हो गई। साबली की यादों में खोया खोया
सा रहता लगा। हर समय उस गांव में विवाह का परंपरा विचित्र थी। लड़के के पिता माता विवाह पक्का हो जाने पर लड़की की माँ बाप को एक निश्चित अवधि के भीतर खास रकम दिया करते थे। वह 9 महीने पर लड़की का विवाह माँ बाप अन्यत्र तय कर देते हैं। साजू समय पर रकम की व्यवस्था न कर सका। निर्धारित धनराशि निश्चित समय जब हरखू को नहीं मिला तो उस साबलिक का विवाह एक दूसरी जगह तय कर दिया। नाराज होकर तेंजू की मानसिक स्थिति प्रेमिका के वियोग में पहले से ही खराब थी। फिर जब उसे ये सूचना मिली कि सांबली का विवाह कहीं और हो रहा है तो उसका खून खौल उठा। एक बारी में समराकुंडी गांव में लगभग 50 से 60 मील की दूरी पर एक गांव गुलबुझा था। गुलबुझा में एक आदिवासी तांत्रिक रहता था जिसे लोग राष्ट्र प्रजापति के नाम से जानते थे। राष्ट्र प्रजापति को कोई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थी। वह अपने काले जादू के बल पर मनचाहा काम कर सकता था। उसके पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान था। ली सिम्पसन ना जाने कैसे उसके नाम से पहले परिचित थे। उस इलाके में पहुंचने के दूसरे ही दिन ली सिम्पसन मुझे अपने साथ लेकर राष्ट्र प्रजापति से मिलने गुलबुझा गए। मैंने देखा कि राष्ट्र प्रजापति का व्यक्तित्व तो बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन उसकी उल्लू जैसे आंखें में एक विचित्र सा चमक थी। लगता था वो इंसान आंखों नहीं बल्कि बिस्तर की आंखें हैं। काला रंग, नाटा कद, गठीली देह, उस और झांग की तरह रूखे खड़े बाल, उम्र यही कोई 50-55 का आसपास का होगा। राष्ट्र प्रजापति की झोपड़ी के सामने जब मैं पहुंचा तो उस समय वो बाहर बैठकर बड़े आराम से हंडिया पी रहा था और उसका सामने ताजी कटी हुई काले रंग की एक मुर्गी पड़ी हुई थी जिसका ताजा खून फर्श पर फैला हुआ था। निश्चय वो कोई भयानक तांत्रिक क्रिया कर रहा था। हम दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ राजू प्रजापति। फिर जब उसे वह मालूम हुआ कि ली सिम्पसन उसके नाम परिचित है और उससे मिलने आए हैं तो उसने तुरंत झोपड़ी के भीतर खाट बिछाकर बड़ी आदर से हम दोनों को स्वागत किया। देखा झोपड़ी के भीतर काफी जगह थी। एक और जमीन पर एक छोटा सा टेबल लगा था जिस पर रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे कई गुड्डे पड़े थे जिनके सभी अंग प्रत्यंग तो इंसानों जैसे थे मगर चेहरे विभिन्न जानवर के थे। उन गुड्डों में अजीब सा आकर्षण था। शायद उसी के कारण काफी देर तक उनकी ओर निहारता रहा मैं। पूछने पर राठू महाप्रजापति ने बताया कि वे गुड्डे उसके काले जादू से संबंधित है। उनके जरिए वह कोई भी पैशाचिक कार्य कर सकता है। इसलिए उस दिन तेंजू 50-60 मील का जंगली रास्ता तय कर राठू प्रजापति के पास जा पहुंचा और उसको अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई और उसने किसी भी तरह सांबली को पाने की इच्छा प्रकट कर दी। सारी बातें सुनने के बाद राठू प्रजापति आश्वासन दिए
कि वह अपने काले जादू की ताकत से ऐसा माहौल उत्पन्न कर देंगे कि लड़की की शादी और किसी से न होकर उसी के साथ होगी। अंत सुनते ही तेंजू प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल उस तांत्रिक के आदेश पर एक काला बकरा, 4 बोतल शराब और अन्य आवश्यक तांत्रिक वस्तुएं लाकर उसे दे दी। उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर शमशान था। राठू प्रजापति सारा सामान लेकर उसी अंधेरी रात में शमशान गया और साथ ही तेंजू को भी लेता गया। उस समय शमशान में कोई लाश जल रही थी, जिसके लाल पीली लपटों की रोशनी में उस तांत्रिक ने वही जमीन पर एक बड़ा सा गोल दायरा बनाया और फिर उसके भीतर जमकर बैठ गया। पहले तो काफी देर तक कोई मंत्र पढ़ता रहा, फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते एक दीप जलाया उसने। उसके बाद एक धारदार छुरे से एक ही बार में उसने बकरे की गर्दन घर से अलग कर दी। दूसरे ही क्षण दायरे के भीतर खून ही खून फैल गया। उसी समय जंगल के भीतर समयबद्ध स्वर में सियारों की रोने की आवाज गूंज उठी। अब राठू प्रजापति ने बकरे के कटे सिर को दायरे के बाहर फेंक दिया। आश्चर्य की बात थी कि उसके फेंकने ही जाने के कहां गायब हो गया बकरे का वह सर। घर के भीतर उसने 3-4 गड्ढों के, जिन्हें वह एक थैले से भरकर लाया था, डाल दिया। उन गुड्डों के भीतर जाते ही वह बकरे का घर बुल तरह उछलने कूदने लगा। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब वह शांत हुआ तो उसके भीतर से वे तमाम गुड्डे एक एक बाद एक निकल और हवा में गायब हो गए। फिर उस तांत्रिक ने विचित्र भाषा और विचित्र शैली में कोई मंत्र बुदबुदाया। फिर वे गुड्डे एक एक कर वापस लौट आए, मगर उनका रंग रूप बदल हुआ था। आरंभ में उनकी आकृति बच्चों जैसी थी, मगर बाद में धीरे धीरे वह अपनी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप जब वे 7-8 फुट के हो गए तो उनकी आकृति अचानक राक्षसों में जैसे हो गई। उन राक्षसों के घर चौड़े पर लंबे और सिर बेहद बड़े थे, जिन पर काफी लंबे लंबे बाल थे। आंखों गोल थी, कान भी काफी बड़े थे, मुंह से खून टपक रहा था। थोड़ी देर पर बैठा तेंजू इन तमाम चमत्कारपूर्ण अलौकिक दृश्य को मुंह बाए देख रहा था। लेकिन जब उसने उन राक्षसों को देखा तो वह एक बारी में भय से सिहर उठा। उसका सारा शरीर कांप उठा। वह इतना आतंकित हो गया था कि यदि उसके मन से सांबली को पाने की लालसा ना होती तो वह उस क्षण भाग खड़ा होता वहां से। लेकिन अब तक उस तांत्रिक ने जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे तमाम राक्षसी आकृतियां हवा में तैरते हुई वहां से चली गई। किंतु आश्चर्य की बात थी कि उनकी जाते ही दायरे के भीतर रखा बकरे का धड़ भी गायब हो गया। इतनी ही नहीं, उसके गायब होते ही तांत्रिक ने जंगल में
रखी शराब की बोतल ले एक एक कर खोली और गट गट कर पीने लगा। आखिर जब सभी बोतलें की शराब खत्म हो गई तो वह दोपहर के बाहर गई तो वह दायरे के बाहर निकला और आवाज देकर तेंजू को अपने पास बुलाया। तेंजू अभी भी भय से कांप रहा था, लेकिन जब वह तांत्रिक के नजदीक आया तो उस पिशाच सिद्ध जादूगर ने उसे कहा कि जा, अभी इस समय अपने गांव वापस लौट जा। अब तेरी मंगेतर और किसी दूसरे के साथ नहीं ब्याही जाएगी। तेरा काम पक्का कर दिया मैंने। उस समय सांबली 70-80 मील दूर अपनी झोपड़ी में चारपाई पर सो रही थी, गहरी नींद में। अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि उसकी चारपाई के 4 और 3-4 व्यक्ति खड़े हैं और उसी की ओर अपलक देख रहे थे। सांबली एक बारी भय से चीख उठी, लेकिन उसके चीखते ही व्यक्ति सहसा गायब हो गए। दूसरे दिन रात को भी ऐसा ही हुआ। रोज की तरह सांबली चारपाई पर सो रही थी। उस रात उसने झोंपड़ी का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। आधी रात के समय अचानक उसकी नींद फिर खुल गई। उसने इस पर अपनी चारपाई के चारों ओर खड़े 3-4 ऐसे लोगों को देखा जिनकी आकृति अत्यंत भयानक थी। वे किसी भी दृष्टि से मनुष्य नहीं कहे जा सकते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन सभी के पैर नहीं थे। उनकी धड़ जैसे अधर में झूल रही थी। उन्हें देखकर सांबली इतनी भयभीत और आतंकित हो उठी कि उसके मुंह से इस बार चीख तक नहीं निकली। कुछ देर बाद भयानक आकृति वाले लोग अचानक गायब हो गए, लेकिन ये क्या, उनके गायब होते ही सांबली बेहोश हो गई और जब होश आए तो उसने देखा कि सवेरे हो चुका था। परिवार के लोग उसके पास बैठे हुए थे। उसने रात की सारी बातें बताई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था। सभी ने यही कहा कि कोई बुरा सपना देख होगा, मगर सांबली इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि वह सब कुछ सपना नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी देखा था उसमें वह सच था। दिन भर सहमी सहमी सी रही हुई हो। रात में भी उसी भय के कारण नींद नहीं आई। पूरी रात जगती रही देवो। भोर के समय थोड़ी देर के लिए झपकी सी लगी सांबली की और उसी स्थिति में इंसान के रूप में विचित्र प्राणियों का अपने निकट देखा उसने। उन विचित्र प्राणियों को काफी हद तक शक्ल सूरत इंसानों जैसी ही थी, मगर उनके सिर कोहरे के आकार के और काफी बड़े थे। छाती और पेट में भी हद से ज्यादा बड़े थे, लेकिन पैर बांस की तरह लंबी व पतले थे। उन्हें देखकर सांबली उसी अवस्था में भय से थर थर कांपने लगी। आतंक के कारण उसके मुंह से चीख भी न निकल सकी उस क्षण। पहले तो वह विचित्र जीव सांबली के और दूर दूर कर देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और सांबली को उठा लिया। वह चाह कर भी विरोध न कर सकी। उसे ऐसा लगा कि वह आकाश में उन भयानक जीवों के साथ उड़ रही है और उड़ते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है। तभी अचानक एक जोर से झटका लगा उसे और उसी
के साथ उसकी तंद्रा भंग हो गई। घबरा कर वह उठ बैठी। वह दूसरे ही क्षण आंखों फैलाकर आश्चर्य से देखने लगी चारों तरफ। उसने देखा कि वह अपनी झोपड़ी में नहीं बल्कि ऋषिकुल्या नदी के किनारे काली की थान पर चबूतरे पर पड़ी हुई है। आंखें फैलाकर आश्चर्य से देखने लगी चारों तरफ। उसने देखा कि वह अपनी झोपड़ी में नहीं बल्कि ऋषिकुल्या नदी के किनारे काली थान के चबूतरे पड़ी हुई थी। इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? क्या सचमुच उसे आकाश में उड़ाकर वहां लाया गया था? सब कुछ अविश्वसनीय था, सब कुछ चमत्कारपूर्ण था, मगर था सब सत्य जिसे चाहकर भी चुटलाया नहीं जा सकता। अब क्या होगा? सोचने लगी सांबली। अब कैसे वापस लौटेगी वहां अपने गांव? परिवार के लोग भी खोज रहे होंगे। फिर जब उन्हें यह मालूम होगा कि वह यहाँ, तो क्या सोच के क्या समझ गए? फिर जब उन्हें यह मालूम होगा कि वह यहाँ है तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि सांबली इतनी सवेरे कैसे पहुंच गई वहां, और वह भी अकेले। लेकिन सांबली के अकस्मात आने की सूचना जब तेंजू को मिली तो वह खुशी से झूम उठा। एक बारी में दौड़ दौड़ सांबली के पास पहुंच वह दोनों बाहें फैलाकर उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। उसने दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोते रहे। उसके वियोग की पीड़ा आंसुओं के सहारे बाहर निकलती रही, मगर उनका वह मिलन क्षणिक था। कुछ ही देर बाद हरखू अपने आदमियों को लेकर आ धमका वहां और चीख चीख कर कहने लगा, मेरे लड़की पर सांबजू ने काला जादू करवा दिया। मैं जादू का बदला जादू से लेकर छोड़ूंगा। कैसे नहीं हटेगा उसका काली जादू का असर? यह देखना है उसे। जब मी सिम्पसन को इन बातों का पता चला तो वह तुरंत सांबली से मिले। सांबली ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी घटनाएं बतलाई। फिर अंत में उसने यह भी बतलाया कि किस प्रकार वह वहां पहुंची। सारा चमत्कार राथू प्रजापति के गड्ढों का है। वे ही हैवानी शक्ल में बदलकर प्रजापति के इशारों पर सब कुछ कर रहे हैं। ये समझते देर न लगी कि मी सिम्पसन को। मैंने उससे कहा, अब आगे क्या होते हैं ये देखना है। 3-4 दिन के बाद एक व्यक्ति मिला। वह सांबली के गांव का ही रहने वाला था। उसने बताया कि सांबली की हालत काफी नाजुक है। उसको वो कुछ खाने को दिया जाता है, वह ईंट पत्थर कांच अथवा कील कांटों की शक्ल में बदल जाता है। लड़की भोजन के अभाव में दिन भर दिन कमजोर होती ही जा रही है। अब तो चलने फिरने से भी लाचार हो गई है। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, उसके घर वाले ने उसे बड़े बड़े तांत्रिक को दिखलाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी ने यह कहकर उनको निराश कर दिया कि किसी ऊंचे किस्म के काले जादू जानने वाले तांत्रिक से लड़की पर जादू कर दिया है, जिससे उस तांत्रिक के अलावा उसे कोई ठीक नहीं कर सकता।
समाचार सुनकर मी सिम्पसन साबली की ओर देखने के लिए व्यग्र हो उठी। दूसरे ही दिन हम दोनों चल पड़े। गांव के करीब पहुंचने पर यही पता चला कि पहले लड़की जो भी खाती थी वह उसके मुंह में जाते ही कंकड़ पत्थर बन जाता था, मगर इधर लड़की में विस्मयकारी परिवर्तन हुआ है। वह दिन में अब आसानी से सब कुछ खाने लगी है, लेकिन शाम होते ही वह कुछ भी नहीं खा पी सकती है और खाने के प्रयत्न भी करे तो खाने बालमूत्र में तुरंत बदल जाता है। उस समय लड़की की हालत काफी खराब हो जाती है, यहाँ तक उसका सारा शरीर कांपने लगता है। आखिर जब हम लोग वहां पहुंचे तो शाम हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। साबली अपने झोपड़ी के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके शरीर का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था, चेहरा काला हो गया था, आंखें भीतर की ओर धंस गई थी। परिवार के अलावा गांव के अन्य लोग वहां मौजूद थे। हम लोगों के देखकर हरखू भीड़ में से निकलकर करीब आया और आदर से हाथ जोड़कर उसने बैठने के लिए कहा। फिर मी सिम्पसन के कहने पर उन कंकड़ों, पत्थरों, कीलों, कांच आदि को लाकर सामने रख दिया, जो खाना खाते समय साबली के मुंह से निकल थे। उसके बाद साबली के सामने खाने की थाली रख दी। हम लोग ने देखा जो ही उसने मुंह में रखा वह तुरंत विष्ठा में बदल गया और उसकी दुर्गंध हवा में फैल गई। फिर उसी के साथ दूसरी ही क्षण साबली का सारा शरीर भी थर थर कांपने लगा। हरखू ने बताया, लड़की पर काला जादू का भरपूर असर है और उस असर को हटाने के लिए उसने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलवाया है जो काली विद्या में माहिर है। फिर थोड़ा ठहर कर उसने आगे बढ़ कहना शुरू किया कि साहब, जिसने मेरी बेटी पर ये काला जादू किया है वह अब नहीं बचेगा, क्योंकि उस तांत्रिक का कहना है कि वह काले जादू के असर को उल्टा देगा और जिसने भी ये किया है वह तुरंत मर जाएगा। वह तांत्रिक यहाँ कब आने वाला है? मेरे ये पूछने पर हल्कू ने कहा, कल वह पहुंचेगा जाएगा और कल ही वो लड़की का इलाज भी करेगा। हम लोग उस रात गांव में ठहर गए। दूसरे ही दिन दोपहर के समय वह तांत्रिक आया। हम लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उसकी उम्र अधिक से अधिक 40 वर्ष थी। दुबला पतला शरीर, काला रंग, हद से ज्यादा लंबा कद, मुड़ा हुआ सिर, दाढ़ी, मुंह सफाजत, गले में मानियों की मालाएं, जिसके साथ बंदर के बच्चे की खोपड़ी भी झूल रही थी छाती पर। कपड़ों के नाम पर उसने मात्र लाल रंग की लुंगी। पूछने पर पता चला कि उस तांत्रिक का नाम सलाजू है और वह नागालैंड से आया है। गांव के बीच बूढ़े और मर्द सभी उस तांत्रिक को भय और उत्सुकता की नजरों से देख रहे थे। परिणाम स्वरूप भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी के मन में जिज्ञासा और इच्छाएं थी कि काली विद्या का तमाशा देखने के लिए। साबली सम्मोहित से गर्दन झुकाए पीपल के नीच पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गई। तांत्रिक धीरे धीरे चलकर साबली के पास पहुंचा।
पहले उसने झुककर साबली की सारे शरीर को टटोला, पानी मारकर बैठ गया। वह कुछ देर तक आंखों बंद कर कोई मंत्र मन में बुदबुदाता रहा और उसी अवस्था में आंखें बंद किए उसने अपने और साबली के चारों ओर एक बड़ा सा दायरा बनाया चाकू से। फिर अपने बगल में देवी झोली से निकालकर उसने दो मानव खोपड़ियां उस दायरे के भीतर रखी और उन खोपड़ियों को सामने दो मिट्टी के बड़े बड़े दीप जलाए। फिर उसने इशारे में एक काला मुर्गा और दो बोतल शराब हल्कू से मंगवाई। जब वे वस्तुएं आ गई तो उस तांत्रिक ने जोर जोर से कोई अटपटा सा मंत्र पढ़ना शुरू किया। हम दोनों भी उस तांत्रिक की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रहे थे और हर क्रियाकलाप को समझने का प्रयास कर रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते तांत्रिक का चेहरा लाल हो उठा अचानक, और उसी के साथ दोनों दियों की लो एक बार जोर से फड़फड़ाई और फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगी। और जब वो दोनों लो लगभग 3 फीट ऊपर आकाश में उठ गई तो तत्काल तांत्रिक के सामने रखी दोनों खोपड़ियों में शराब उड़ेल दी। शराब उड़ेलते ही हमने देखा कि वे दोनों खोपड़ियां सन सन की आवाज करती हुई अपनी अपनी जगह से अचानक हवा में उठी और कुछ ही क्षणों में आकाश में गायब हो गई। बड़ा ही विचित्र और चमत्कारपूर्ण दृश्य था वह, लेकिन जब खोपड़ियां गायब हो गई तो तांत्रिक ने मुर्गे की बलि दे दी और उसने खून को साबली के सिर और छाती पर रगड़ा। उसके बाद बोतल में बची हुई शराब को पिया उसने। दोनों दियों की लो पहले की तरह के ऊपर उठी हुई थी और हवा में लपलपाया रही थी। उस समय हमारे भय और आश्चर्य की सीमा ना रही। आश्चर्य की बात थी कि लो के आसपास उड़ते हुई पतंगे थोड़ी ही देर में इंसानों की शक्ल में बदल गए। बड़ा ही अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था वह। हम जरा आगे बढ़कर उस चमत्कारपूर्ण दृश्य को देखने लगे। दियों की कांपती और थरथराती हुई लो के आसपास ऐसी इंसानों की शक्ल नाच कूद रही थी जो मुश्किल से 1 इंच की रही होगी, मगर उनके रूप और आकार प्रकार बिल्कुल स्पष्ट थे। सबसे अधिक रहस्य की बात तो यह था कि उन इंसानों के पैर नहीं थे, जिसे देखकर हमें विस्मय विभुत हो उठे। सांवली जो अभी तक सम्मोहित सी पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, एकाएक बेचैन होकर अपना पहलू बदलने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीग उठा था और दोनों आंखें बाहर निकल आई थी। साहस डरावनी आवाज में वह चिल्लाने लगी। उसी समय हमने देखा कि चारों इंसान शक्लें साहस राठू प्रजापति के चमत्कारी गड्ढों की शक्ल में बदल गई और वे गड्ढे एक एक कर उल्लू में जलने लगे। जब वे सभी जल गए उसके कुछ ही देर बाद दोनों खोपड़ियां सनसनाती हुई वहां आई और दियों का चक्कर लगाकर स्थिर हो गई। अब
उनमें शराब की जगह किसी इंसान का ताजा खून भरा हुआ था। नागालैंड के भयंकर तांत्रिक ने लपक कर खून से भरे उन खोपड़ियों को उठाया और गट-गट कर सारा खून पी गया। बड़ा ही विभत्स और रोमांचकारी दृश्य था वो, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग एक बारी कांप उठे। मी सिम्पसन को भी रोमांच हो आया। मेरे भी हालत देखने लायक थी। मैंने देखा कि साबली पहले से अब काफी स्वस्थ लग रही थी। तांत्रिक के आदेश पर जब उसके सामने खाना लाया गया तो बड़े आराम से खाना खाने लगी। वह किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई उसे। जब हरखू ने देखा कि उसकी लड़की का खाना खा निवाला ना कंकड़ पत्थर बन रहा है, ना कांच कील बन रहा है, और ना तो बन रहा है बिष्टा ही, तो उसने लपक कर उस तांत्रिक के पैर पकड़ लिए, मगर तांत्रिक ने उसे डांट कर अलग कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि साबली पर से राठौर प्रजापति के काले जादू का असर हट चुका था और अब वह स्वस्थ थी। मगर खोपड़ी में शराब की जगह भरा खून कैसे था? किसका था वो खून? इसका उत्तर हमें दूसरे दिन मिल गया था। वह खून था उस प्रेमी टेंजू का। टेंजू मर चुका था और मरते समय उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला था। जब राठौर प्रजापति को टेंजू के मरने की सूचना मिली तो वह एक बारी बौखला उठा। अपनी विद्या का अपमान वह सहन ना सका। उसने तुरंत एक काले मुर्गे को बलि देकर उसी समय साबली पर मुठ मार दी। आंधी रात का समय था। लाल पहाड़ी गांव के लोग ने देखा कि पश्चिम की ओर से एक बड़ी सी कच्ची मिट्टी की हांडिया सनसनाती हुई आई और हरखू की झोपड़ी के भीतर तीव्र गति से घुस गई। दूसरी ही क्षण गांव वालों के झोपड़ी से एक भयानक आर्तनाद सुनाई दिया। वह आर्तनाद और किसी की नहीं, साबली का था। उसका आर्तनाद को सुनकर घर के लोगों की नींद खुल गई। लोगों ने देखा कि साबली अपनी चारपाई पर मृत पड़ी थी। उसके चेहरे पर भय का भाव था। आंखें बाहर निकल आई थी। मुंह से भी ढेर सारा खून निकलकर बिस्तर पर फैल गया था। दो भयानक तांत्रिक के काले जादू की लड़ाई में दो ऐसी योगा प्रेमियों कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनकी कल्पना सजी ना हो सका और तो समय ही साकार हो सके थे। इस दुखद घटना के बाद हमने एक दिन भी वहां रुकने उचित नहीं समझा। अपनी कार्य निपटा कर तत्काल वहां से रवाना हो लिए। हम रास्ते भर वो सारी घटनाएं चलचित्र की तरह घुसती रही मानस पटल पर। समाप्त। थैंक यू।